नमस्कार, फिर से स्वागत करता हूँ आपका इस कोर्स में मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल जो कि हम हिंदी में पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट में हमने डिसलोकेशन कॉन्फ़िगरेशंस देखे थे, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस देखे थे और उसका स्ट्रेन हार्डनिंग में कैसा असर होता है ये भी हमने देखा था। इस पार्ट में हम देखेंगे कि डिसलोकेशन न्यूक्लिएशन कैसे होते हैं और उसी के लिए हम देखेंगे कि फ्रैंक रेट सोर्स क्या होते हैं डिसलोकेशंस के। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिसलोकेशन और स्ट्रेंथ इसका क्या रिलेशन है डिसलोकेशन डेंसिटी का। तो अगर मैं स्ट्रेंथ यहाँ पे प्लॉट करूँ वाई एक्सिस पे और डिसलोकेशन डेंसिटी एक्स एक्सिस पे इस तरह से प्लॉट करूँ, तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर मेरा क्रिस्टल है जो डिसलोकेशन फ्री है, तो आपको क्या स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए? आपको स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए कुछ इस तरह से, उसकी ये वैल्यू रहेगी। ये हमने देखा था, ये जो वैल्यू है ये मेरी थ्योरेटिकल शियर स्ट्रेंथ है। ये थ्योरेटिकल शियर स्ट्रेंथ होगी यहाँ पे मेरे मटेरियल की। ये कब होता है? जब मेरे डिसलोकेशन में या मेरे मटेरियल में कोई डिसलोकेशन नहीं है, यानी डिसलोकेशन डेंसिटी यहाँ पे शून्य है। तो ये वैल्यू यहाँ पे इस तरह से रीच होगी। अब हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ किस तरह से चेंज होता है अगर मेरी डिसलोकेशन डेंसिटी चेंज हो रही है। तो हम देख सकते हैं कि डिसलोकेशन जो स्ट्रेंथ है क्रिस्टल की कुछ इस तरह से वेरी होगी। अगर मेरी डिसलोकेशन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है और तो स्ट्रेंथ यहाँ पे डिक्रीज होगी, क्योंकि हमने देखा था कि थ्योरेटिकल जो शेयर स्ट्रेंथ है उससे मेरा जो स्ट्रेंथ रहेगा क्रिस्टल का वो काफ़ी कम रहता है। तो मेरा जो स्ट्रेंथ होगा जैसे जैसे मैं डिसलोकेशंस इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ यानी डिफेक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मेरे मटेरियल में, तो स्ट्रेंथ यहाँ पे डिक्रीज होगा कुछ इस तरह से। और जब एक मिनिमम वैल्यू के बाद यानी मिनिमम स्ट्रेंथ के बाद अगर मैं डिसलोकेशन डेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि ये डिसलोकेशन डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे स्ट्रेंथ मेरी बढ़ रही है। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मार्क कर लेते हैं हमारे कोर्स के लिए जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये जो वैल्यू है ये टिपिकल वैल्यू है। यहाँ पे हमें डिफॉर्मेशन के दौरान या मटेरियल जो रहेगा 10⁻10 ये टिपिकल डिसलोकेशन डेंसिटी यहाँ पे हमें मिलती है मटेरियल्स में। ये मैंने पर सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे लिखा है। तो वेल हैंडल्ड मटेरियल्स में हमें कुछ डिसलोकेशन डेंसिटी कुछ इस तरह से मिलती है। एल्यूमिनियम में आप देखेंगे कि 10⁻7 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। टंगस्टन एंड मोलिब्डेनम ये जो बीसीसी मटेरियल्स है उसमें 10⁸ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमें मिलती है। तो अब देखेंगे कि वेल एनिल्ड मटेरियल में सबसे लोवेस्ट स्ट्रेंथ होती है। वेल एनिल्ड मटेरियल क्या होता है? अगर मैं कोई मटेरियल लेता हूँ और उसको मैं फर्नेस में रख देता हूँ कुछ किसी हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर यानी आप देखेंगे कि हाई टेम्परेचर क्लोज टू 0.8 अगर TM में यहाँ पे रख लिया मटेरियल को और फिर फर्नेस कूल किया, उस प्रोसेस को हम एनिलिंग कहते हैं। और ये वेन एनिल्ड मटेरियल में हम देखेंगे कि ये डिसलोकेशन डेंसिटीज मेरे पास कुछ इस तरह से रहेगी और मेरा जो स्ट्रेंथ रहेगा मेरे क्रिस्टल का, मेरे मटेरियल का सबसे लोवेस्ट रहेगा इसमें वेन एनिल्ड मटेरियल्स में। लाइटली कोल्ड वर्क में हमें थोड़ी डिसलोकेशन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ेगी। वर्क यानी हम स्ट्रेन बढ़ा रहे हैं मटेरियल का। तो हमने देखा कि ये जो लाइटली कोल्ड वर्क मटेरियल में 10⁻10 या 10⁻11 हमें कुछ इस तरह से डिसलोकेशन डेंसिटीज मिलती है, ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और हेवीली डिफॉर्म्ड मटेरियल्स में हमें 10⁻13 टू 10⁻14 पर सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरह से डिसलोकेशन डेंसिटी मिलती है। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो शेयर स्ट्रेंथ है वो प्रोपोर्शनल है मेरे डिसलोकेशन डेंसिटी के साथ। ये मैं बात कर रहा हूँ इस दौरान यहाँ पे वेन एनिल्ड से इसके ऊपर। तो आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रेंथ है कुछ इस तरह से वेरी होगी। तो ये होगी मेरी डिसलोकेशन डेंसिटी का महत्व स्ट्रेंथ के ऊपर। तो यानी अगर मैं डिसलोकेशन डेंसिटी को वेरी करूँगा मेरे मटेरियल में, उस तरह से मैं अपने मटेरियल का स्ट्रेंथ चेंज कर सकता हूँ। अभी हम देखते हैं कि न्यूक्लिएशन ऑफ डिसलोकेशंस कहाँ से होते हैं। हमने देखा था कि वेल एनिल्ड मटेरियल में भी हमारे पास 10⁻7 या 10⁻8 इस पर सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरह से डिसलोकेशन डेंसिटीज़ है। तो यानी ये काफ़ी हाई नंबर है। तो ये डिसलोकेशंस कहीं से तो न्यूक्लिएट होते होंगे। इसको हम देखते हैं कि कौन से सोर्सेस है डिसलोकेशन न्यूक्लिएशन के। तो डिसलोकेशन न्यूक्लिएशन होता है सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अगर हम कोई मटेरियल या मेटल से अलॉयस तैयार कर रहे हैं या कूल डाउन कर रहे हैं कुछ हाई टेम्परेचर से, तो सॉलिडिफिकेशन या कूलिंग से हमारे पास न्यूक्लिएशन हो सकता है डिसलोकेशंस का। कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि जैसे हम कूल करते हैं यानी हम देखेंगे कि अगर मेरा मटेरियल कुछ इस तरह से उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है,
आप देखेंगे लार्ज वॉल्यूम अगर कूल कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि कुछ थर्मल ग्रेडियंट तैयार होगा, यानी उसके सेंटर में कुछ एक टेम्परेचर रहेगा और सरफेस पे कुछ टेम्परेचर रहेगा। तो आप देखेंगे कि एक टेम्परेचर ग्रेडियंट तैयार होगा। इस टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, लोकल इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, और इस स्ट्रेसेस की वजह से यहाँ पे डिसलोकेशन न्यूक्लिएट होते हैं, यानी एक थर्मल ग्रेडियंट्स यहाँ पे रहते हैं हमेशा। चेंज इन कंपोजिशन दूसरा पैरामीटर हो सकता है कि मेरा कंपोजिशन चेंज हो रहा है। आप देखेंगे कि अगर मैं सॉलिडिफाई कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि जो सरफेस है उस पर कुछ कंपोजिशन और रहेगा और अंदर पे कुछ और कंपोजिशन रहेगा, वो कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है निकल कॉपर सिस्टम का। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर मेरा निकल है, यहाँ पे इस कंपोजिशन को मेल्ट करके सॉलिडिफाई कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि इस कंपोजिशन पे न्यूक्लियस तैयार हो रहा है, और आप देखेंगे कि यहाँ पे कंपोजिशन जो है, ये जो सॉलिड तैयार हो रहा है, ये जो सॉलिड तैयार हो रहा है, ये जो सॉलिडस लाइन है, ये सॉलिडस लाइन का कंपोजिशन दिखाएगा कि मेरा जो सॉलिड तैयार हो रहा है उसका कंपोजिशन हमेशा अलग रहेगा। इस पार्ट पे अगर मैं देखूंगा, यहाँ पे जो सॉलिड तैयार हो रहा है उसका कंपोजिशन रहेगा 46% निकल। इस पार्ट पे जो सॉलिड तैयार होगा उसका रहेगा कंपोजिशन 43% निकल, और जब यहाँ पे आएगा तो इस पार्ट पे आएगा मेरा कुछ इस तरह से 35% जो निकल रहेगा इनसाइड। तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरा कंपोजिशन चेंजेस होते हैं, क्योंकि अलॉयज में एक ही टेम्परेचर पे सॉलिडिफिकेशन नहीं होता है। तो कंपोजिशन ग्रेडियंट की वजह से भी डिसलोकेशन न्यूक्लिएशंस होंगे। तो ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे कंपोजिशन चेंज होने की वजह से लैटिस पैरामीटर्स चेंज होंगे मेरे मटेरियल के। चेंज इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये भी आसानी से हम समझ सकते हैं, ये एक और रीज़न हो सकता है डिसलोकेशन न्यूक्लिएशंस का। तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम बात करेंगे फेस ट्रांसफॉर्मेशंस के दौरान। तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ ऑस्टेनाइट टू अल्फा फेराइट, यानी एफसीसी टू बीसीसी ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा था कि यहाँ पे एक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ये वॉल्यूम इंक्रीज होगा यानी लैटिस पैरामीटर्स चेंज होंगे, और इसके वजह से डिसलोकेशन न्यूक्लिएट होंगे। और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हम देख सकते हैं। यहाँ पे मैं गामा आयरन जैसे ऑस्टेनाइट को क्वेंच कर लिया तो मेरे पास कुछ मार्टेनसाइट मिलेगा, यहाँ पे भी लार्ज वॉल्यूम चेंजेस मिलेंगे। तो ये जो लार्ज वॉल्यूम चेंज होंगे उसके वजह से डिसलोकेशंस न्यूक्लिएट होंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर मेरे पास ये जो ऑस्टेनाइट है इसको मैंने मार्टेनसाइट में कन्वर्ट कर लिया क्वेंचिंग के द्वारा, तो जो इंटरफेसेस भी होंगे वो भी स्ट्रेस्ड होंगे, वहाँ पे भी स्ट्रेंस डेवलप होंगे, और उन स्ट्रेंस की वजह से डिसलोकेशंस न्यूक्लिएट होंगे। तो यहाँ पे मुझे लार्ज इंक्रीज इन डिसलोकेशन डेंसिटी मिल सकती है। अभी ये इक्वेशन हमने देखा था जब हम हाई टेम्परेचर्स की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने देखा था कि इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वैकेंसीज हमने बात की थी, जो थर्मल इक्विलिब्रियम डिफेक्ट्स है, ये टेम्परेचर के साथ हमने कोरिलेट किया था। तो एल्यूमिनियम में आप देखेंगे कि क्वेंच्ड इन वैकेंसीज, जैसे अगर मैं एल्यूमिनियम को हीट कर रहा हूँ किसी हाई टेम्परेचर पे गर्म कर रहा हूँ और उसको क्वेंच कर दिया, तो क्या होगा, उस हाई टेम्परेचर पे मेरे पास कुछ वैकेंसीज रहेंगी कुछ इस तरह से। मान लीजिए मेरा लैटिस है, ये कुछ हाई टेम्परेचर पे है मेरे पास, और ये हाई टेम्परेचर पे मैंने हीट किया तो वहाँ पे वैकेंसीज तैयार होंगी। वैकेंसीज क्यों तैयार होनी चाहिए? क्योंकि वो थर्मल डिफेक्ट्स है, थर्मल इक्विलिब्रियम डिफेक्ट्स है। मेरे पास कुछ एक थर्मल इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन रहेगा इस वैकेंसीज का। अगर मैंने इनको आप देखेंगे कि वैकेंसीज अगर मैं इनको क्वेंच करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वैकेंसीज कुछ इस तरह से भी अरेंज हो सकती है, जॉइन हो सकती है, कंबाइन हो सकती है, और उनको मैंने अगर क्वेंच कर दिया तो ये वैकेंसी या स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। वो कोलैप्स हो जाएगा तो मेरे पास कुछ इस तरह से क्वेंच्ड इन वैकेंसीज मिलेंगी। ये देखा था हमने कि एक प्रिज्मेटिक लूप तैयार करेंगे। आप देखेंगे कि अगर ये आप 3D में कंसिडर करें, अगर ये यहाँ पे ज्वाइन हो गए और यहाँ पे तो आप देखेंगे कि ये एक एक्स्ट्रा हाफ प्लेन हो जाएंगे, एक एक्स्ट्रा हाफ प्लेन हो जाएंगे, और इसको हम 3D वॉल्यूम में कंसिडर करेंगे तो मेरे पास एक कुछ लूप की तरह हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा क्वेंच्ड इन वैकेंसीज की वजह से एक प्रिज्मेटिक लूप तैयार होगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो नेचर है मेरे लूप का वो एज नेचर है। तो ये भी कुछ इस तरह से मेरे पास डिसलोकेशन के न्यूक्लिएशन के सोर्सेस है ये सारे। तो हमने देखा था कि डिसलोकेशंस किस तरह से न्यूक्लिएट होते हैं मटेरियल्स में। तो आप देखेंगे कि मटेरियल्स में एनिल्ड वेल एनिल्ड मटेरियल में भी कुछ इस तरह से 10⁷ to 10⁸ ऑर्डर्स के
ऑर्डर्स की डिसलोकेशन डेंसिटी होती है। और ये जो हाई नंबर है वो कुछ इस जो प्रोसेसिंग की वजह से आता है, यानी ये जो प्रोसेसिंग जो करते हैं मटेरियल का, उसके वजह से हमें डिसलोकेशंस के न्यूक्लिएशंस के सोर्सेस मिलते हैं। अभी एक क्वेश्चन आएगा कि डिसलोकेशन डेंसिटी बढ़नी क्यों चाहिए। तो अगर हम एक सिनेरियो कंसिडर करते हैं, इस तरह से हमने एक ये एज डिसलोकेशन की बात की थी। अगर मेरे पास एक सिंगल क्रिस्टल है और यहाँ पे एक हाफ प्लेन मैंने इंट्रोड्यूस किया था, और अगर मैं इसको शेयर करता हूँ, तो इस तरह से अगर मैं शेयर करता हूँ तो हमने देखा था कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और ये यहाँ पे इसको ही हमने बर्जेस वेक्टर किया था, और ये मान के चला था कि यहाँ पे ये जो क्रिस्टल है बाद में ये परफेक्ट क्रिस्टल हो जाएगा। यहाँ पे डिसलोकेशन बाहर आ गया, सरफेस पे आ गया, तो सरफेस पे आने के बाद यहाँ पे तो कोई मटेरियल में कोई डिफेक्ट नहीं है। तो सिंगल क्रिस्टल्स में भी हमने देखा था कि हम देख पाते हैं कि डिसलोकेशन डेंसिटी इंक्रीज होती है जैसे जैसे मैं डिफॉर्मेशन बढ़ाता हूँ। तो यही मैंने यहाँ पे स्कीमेटिक के द्वारा दिखाने की कोशिश की कि डिसलोकेशन सरफेस पे आ गया और डिसअपियर हो जाएगा, यानी नष्ट हो जाएगा। तो डिसलोकेशन डेंसिटी यहाँ पे तो डिक्रीज होनी चाहिए, यहाँ पे देखिएगा कोई डिसलोकेशन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो लॉजिकली अगर आप देखेंगे कि डिसलोकेशन डेंसिटी डिक्रीज होनी चाहिए जैसे जैसे मेरा डिफॉर्मेशन बढ़ता है, पर हमने देखा था कि डिसलोकेशन डेंसिटी बढ़ती है जैसे जैसे डिफॉर्मेशन बढ़ता है। तो ये इक्वेशन हमने इस्तेमाल किया था। तो हमने बोला था कि जो प्लास्टिक स्ट्रेन है, प्लास्टिक स्ट्रेन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी मोबाइल डिसलोकेशन डेंसिटी बढ़नी चाहिए। ये इक्वेशन इस तरह से मुझे बताता है। पर ये जो सिनारियो मैंने कंसिडर किया है, उस केस में आप देखेंगे कि यहाँ पे डिसलोकेशन डिसअपियर हो रहा है सरफेस पे आके। तो ये इक्वेशन बताता है डिसलोकेशन डेंसिटी बढ़नी चाहिए। ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया आप हमारे ऑब्जर्वेशन और ये इक्वेशन के हिसाब से। हमने ये भी देखा था कि प्रैक्टिकली जैसे जैसे मेरा डिसलोकेशन डेंसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे मेरा जो शेयर स्ट्रेंथ है डिफॉर्मेशन के लिए वो बढ़ना चाहिए। तो ये भी हमने प्रैक्टिकली देखा था कि जब मैं कोल्ड वर्क करता हूँ तो मेरा यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो प्रैक्टिकली हमें दिख रहा है कि डिसलोकेशन डेंसिटी बढ़नी चाहिए, और ये सिनारियो में कंसिडर कर रहा हूँ तब डिसलोकेशन डेंसिटी घटनी चाहिए। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व किया गया था कि इस क्रिस्टल में कुछ तो ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके वजह से डिसलोकेशन डेंसिटी बढ़नी चाहिए। तो हमने देखा था कि ये दो इक्वेशंस हमने इस्तेमाल किए थे। लिख लेते हैं इन दोनों इक्वेशंस को। ये मेरा ओरोवन इक्वेशन था और ये मेरा टेलर हार्डनिक इक्वेशन था। इन दोनों को हमने इस्तेमाल करके बताया था कि जैसे जैसे प्लास्टिक स्ट्रेन बढ़ता है वैसे वैसे डिसलोकेशन डेंसिटी बढ़नी चाहिए, और इस डिसलोकेशन डेंसिटी की वजह से मेरा जो शेयर स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ना चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम है, यानी जो दो कॉन्ट्राडिक्शंस है, ये सॉल्व किए थे फ्रैंक और रीड ने। ये 1950s में सॉल्व किया था इन दोनों ने। तो ये दोनों एक कॉन्फ्रेंस में मिले थे और कॉन्फ्रेंस में दोनों ने डिस्कस किया था। इन्होंने ये सिंपल थॉट प्रोसेस दिया था कि अगर मेरा डिसलोकेशन एनिलेट हो रहा है सरफेस पे आके, तो क्रिस्टल के अंदर कोई सोर्स होने चाहिए डिसलोकेशंस के, जो इस डिसलोकेशंस को हमेशा जनरेट करे। और इन दोनों ने एक सोर्स को नाम दिया था, एक सोर्स प्रपोज किया था। उस सोर्स के बारे में हम जानेंगे। इसको कहते हैं फ्रैंक-रीड सोर्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे डिसलोकेशंस एग्जिस्ट होते हैं, यानी डिसलोकेशन सोर्सेस एग्जिस्ट होने चाहिए मेरे मटेरियल के अंदर, एंड जो ऑपरेट करेंगे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के वक्त। जैसे जैसे यानी ये सोर्सेस यहाँ पे तो प्रेजेंट रहेंगे, पर ये ऑपरेट करेंगे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के दौरान। तो हमने बात की है फ्रैंक-रीड सोर्स की। तो आइए जानते हैं कि फ्रैंक-रीड सोर्स होता क्या है। मान लेते हैं मेरे पास एक ऐसा कुछ क्रिस्टल है, और यहाँ पे एक प्लेन है, यहाँ पे एक स्लिप प्लेन मैंने मार्क किया है, और एक डिसलोकेशन है यहाँ पे कुछ इस तरह से। और हमने एक क्रिस्टल के डायमेंशंस मार्क कर लिए x1, x2 और x3, और एक दो पॉइंट मार्क कर लिए यहाँ पे मैंने। ये दो पॉइंट है A और B, और इस पॉइंट पे ये डिसलोकेशन पिंड है, यानी यहाँ पे ये डिसलोकेशन मूव नहीं हो सकता है। इन दोनों के बीच में मूव होता है, पर इस पॉइंट के बाद ये मूव नहीं होंगे। तो ये सिनारियो आता है क्रिस्टल्स में जब हम इस तरह से देखेंगे कि अगर मेरा डिसलोकेशन कुछ इस तरह से है, मैं मार्क कर रहा हूँ इस तरह से, अगर मेरा डिसलोकेशन लाइन है, आप समझ सकते हो अगर मेरी डिसलोकेशन लाइन कुछ इस तरह से जा रही है, ये मेरा टेंजेंट वेक्टर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि अगर मेरा डिसलोकेशन इस तरह से जा रहा है, और ये जो प्लेन्स है यहाँ पे इस प्लेन्स पे ये डिसलोकेशन की मूवमेंट नहीं होगी, या इस
इस प्लेन पे जो ब्लू कलर के जो प्लेन्स है इन पे डिसलोकेशन की कोई मूवमेंट नहीं होगी, और ये जो ग्रे प्लेन है या ए और बी के पॉइंट के बीच में जो डिसलोकेशन लाइन सेगमेंट है इसकी ही मूवमेंट होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि डिसलोकेशन मेरा पिंड है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। तो ये कब होता है अभी देखते हैं, ये आप समझ सकते हो। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बर्जेस वेक्टर मार्क किया है, तो ये मैंने एक कंटिन्यूस डिसलोकेशन यहाँ पे मार्क किया, और इस डिसलोकेशन का बर्जेस वेक्टर अगर मार्क किया मैंने बी, तो ये बर्जेस वेक्टर सेम होना चाहिए सारे डिसलोकेशन लाइन के लिए। हमने देखा था कि डिसलोकेशन लाइन के लिए, एक किसी डिसलोकेशन लाइन के लिए जो बर्जेस वेक्टर होता है वो इनवेरिएंट होता है और उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होती। तो ये बर्जेस वेक्टर कुछ इस तरह से मैंने मार्क कर लिया। अभी टेंजेंट वेक्टर भी मार्क कर लिया मैंने कुछ इस तरह से, तो ये मेरा टेंजेंट वेक्टर है। अभी मैं कुछ शेयर स्ट्रेस अप्लाई करूँगा, तो शेयर स्ट्रेस मैं कहाँ अप्लाई कर रहा हूँ आप देखेंगे, क्योंकि शेयर स्ट्रेस मैं कुछ इस प्लेन पे ऑपरेट कर रहा हूँ, यानी मैं x2 प्लेन पे ऑपरेट कर रहा हूँ। मेरे शेयर स्ट्रेस जो मेरा x2 प्लेन है, ये वाला ऊपर वाला प्लेन, शेयर स्ट्रेस यहाँ लग रहा है, और एक बॉटम प्लेन है ये भी x2 है, निगेटिव x2 प्लेन है, यहाँ पे मेरा शेयर स्ट्रेस लग रहा है। ये जो डायरेक्शंस मार्क किए मैंने शेयर स्ट्रेसेस की इस तरह से, तो आप समझे कि इस प्लेन पे मेरा शेयर स्ट्रेसेस लग रहा है। तो हमने देखा था कि ये जो शेयर स्ट्रेस है, ये शेयर स्ट्रेस किस डायरेक्शन में, ये शेयर स्ट्रेस है हमारा बर्जेस वेक्टर के डायरेक्शन में, पर ये जो शेयर स्ट्रेस है वो किस प्लेन को पैरेलल है, ये जो ग्रे प्लेन है इस प्लेन को पैरेलल है, और ये ब्लू प्लेन्स को ये पैरेलल नहीं है। तो ये शेयर स्ट्रेस एक्ट हो रहा है इस प्लेन पे ही, ये जो ग्रे प्लेन है। तो हम देखेंगे कि इस शेयर स्ट्रेस जब अप्लाई होगा तो ये जो लाइन सेगमेंट्स है, ब्लू लाइन सेगमेंट है मेरे डिसलोकेशन की, ये नहीं मूव होगी, सिर्फ जो रेड वाली लाइन सेगमेंट है यही मूव होगी इस स्ट्रेस के अप्लीकेशन के द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन सेगमेंट जब मूव नहीं होगी तो हम बोल सकते हैं कि मेरा डिसलोकेशन यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी पे पिंड है, और यहाँ पे यही जो डिसलोकेशन लाइन सेगमेंट है यही मेरी ग्लाइड करेगी या यही मूव करेगी। अभी हम देखते हैं कि इसका मूवमेंट कैसे होता है इस शेयर स्ट्रेस के दौरान। तो मैंने ये प्लेन मार्क कर लिया है कुछ इस तरह, और ये लाइन सेगमेंट मार्क कर ली है ए बी। मैंने बर्जेस वेक्टर मार्क कर लिया कुछ इस डायरेक्शन में, और टेंजेंट वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में मार्क कर लिया। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो प्लेन है ये मेरा x2 प्लेन है, यानी कुछ इस तरह से x2 प्लेन है, क्योंकि ये प्लेन x2 डायरेक्शन को परपेंडिकुलर है। और हम देखेंगे कि शेयर स्ट्रेस अब मैंने अप्लाई किया, और ये जो लाइन सेगमेंट है इसकी लेंथ मैं मान लेता हूँ L यहाँ पे, और जब मैं शेयर स्ट्रेस अप्लाई करता हूँ तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ डिसलोकेशन कुछ इस तरह से निकलेगा। FL को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ टाउ इंटू बी, ये मेरा शेयर स्ट्रेस है। हमने देखा था कि जो ग्लाइड फोर्स होगा या जो शेयर फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ डिसलोकेशन होगा इस लाइन सेगमेंट पे एक्ट होगा, इसको मैं FL लिखूंगा, और ये आएगा इसका मैग्नीट्यूड टाउ इंटू बी, हमने देखा था। अभी शेयर स्ट्रेस के वजह से आप देखेंगे कि ये जो डिसलोकेशन लाइन सेगमेंट है ये ए और बी पॉइंट पे मूव नहीं हो सकती, यानी पिंड है, पर इस पॉइंट्स पे तो ये मूव हो सकती है, और ये मूवमेंट किस तरह से होगा, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट वेक्टर। तो ये मेरा टेंजेंट वेक्टर है। तो आप देखेंगे कि पर इस ए और बी पॉइंट पे मूव नहीं होंगे, तो मेरे पास कुछ इस तरह से कर्वेचर आएगा इस डिसलोकेशन लाइन का, क्योंकि ए और बी पे तो मूव नहीं हो रहा है। तो इस तरह से मेरा टेंजेंट वेक्टर चेंज होगा और डिसलोकेशन लाइन इस तरह से मूव होगी। और मैं मान लेता हूँ कि अगर ए और बी, और ये मान लेते हैं कि इसका एक रेडियस है r, ये हमने देखा था जब हमने डिसलोकेशन टेंशन की बात की थी, लाइन टेंशन की बात की थी, तो कुछ इस तरह से हमने फॉर्मुलेशंस किए थे। तो मेरा ये लाइन सेगमेंट ऐसे बो हो गया या बेंड हो गया या कर्व हो गया। क्यों कर्व हुआ? क्योंकि मैंने शेयर स्ट्रेस अप्लाई किया है, और हमने ये शेयर स्ट्रेस निकाला था, ये टाउ निकाला था। अगर मुझे रेडियस पता है ये, तो हमने ये शेयर स्ट्रेस कुछ इस तरह से निकाला था, अल्फा GB अपॉन R। तो ये मेरा हो गया शेयर स्ट्रेस। अभी जैसे जैसे मैं शेयर स्ट्रेस अप्लाई करूँगा, बढ़ाऊँगा, तो आप देखेंगे कि ये जो कर्व है ये बढ़ेगा, और एक स्टेज पे ये कर्व जो है वो सेमी सर्कल बन जाएगा। आप देखेंगे कि ये जो कर्व है वो सेमी सर्कल बन गया यहाँ पे, और बर्जेस वेक्टर मेरा कुछ इस डायरेक्शन में, वो तो चेंज नहीं हो रहा है, वो इनवेरिएंट है। और ये जो लेंथ, ये जो R है,
ये आप देखेंगे कि ये जो r होगी रेडियस, ये l/2 होगी। हमने मान के चला था कि ये लेंथ है, ये l है, ये तो चेंज नहीं हो रही, पर आप देखेंगे कि ये जो रेडियस है, अगर ये सेमी सर्कल हो गया तो मेरा ओरिजिन कुछ यहाँ पे आएगा और ये हो गई मेरी रेडियस। तो मैं रेडियस को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, रेडियस इक्वल टू l/2। और अगर मैं ये इस इक्वेशन में रखता हूँ तो मेरे पास कुछ टाउ क्रिटिकल इस तरह से आएगा। मैंने r की जगह सिर्फ l/2 यहाँ पे रखा है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 2 अल्फा GB/L। L क्या है? ये L है डिस्टेंस बिटवीन 2 पिन्ड पॉइंट्स। तो आप देखेंगे कि मेरे पास एक टाउ क्रिटिकल यानी शेयर स्ट्रेस की क्रिटिकल वैल्यू आएगी। क्रिटिकल वैल्यू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो कर्व है ये सेमी सर्कल से ज़्यादा बढ़ नहीं सकता। ये मैक्सिमम कर्वेचर मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रेडियस है वो l/2 हो गई। ये जब कंडीशन आती है तब मुझे क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस मिलेगा। और अगर मैं शेयर स्ट्रेस अभी हल्का सा भी बढ़ाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो डिसलोकेशन लाइन मूवमेंट है कुछ इस तरह से होगी, परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट वेक्टर। तो यहाँ पे भी टेंजेंट वेक्टर निकाल देते। टेंजेंट वेक्टर मेरा कुछ इस डायरेक्शन में है, कुछ इस तरह से है। तो आप देखेंगे कि डिसलोकेशन लाइन सेगमेंट और मूव होने की कोशिश करेगी। तो मूवमेंट जब होगी तो कुछ इस तरह से होगी। आप देखेंगे कि ये मेरी क्रिटिकल वैल्यू है। ये क्रिटिकल वैल्यू अगर मैं मेंटेन कर रहा हूँ तो डिसलोकेशन लाइन सेगमेंट मूव होनी चाहिए, तो मूव होगी कुछ इस तरह से। यहाँ पे अभी स्कोप नहीं है क्योंकि इससे ज़्यादा से वो मूव नहीं हो सकती, तो डिसलोकेशन लाइन सेगमेंट कुछ इस तरह से मूवमेंट चालू करेगी। ये कब होगा? जब r ग्रेटर देन l/2 होगा। तो आप देखेंगे कि r अगर ग्रेटर है l/2 से तो आपको कुछ इस तरह से रिलेशन मिलेगा। और आप देख पा रहे होंगे कि टाउ जब r ग्रेटर देन l/2 आएगा तो टाउ की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू टाउ सी होनी चाहिए। तो ये जब कंडीशन मीट होती है तब आप देखेंगे कि डिसलोकेशन लाइन सेगमेंट मेरी कुछ इस तरह से मूव हो रही है। अब इसका भी टेंजेंट वेक्टर हम मार्क कर लेते हैं। तो टेंजेंट वेक्टर्स कुछ इस तरह से जा रहे हैं मेरे डिसलोकेशंस के। तो एक क्रिटिकल वैल्यू के बाद आप देखेंगे कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये इस तरह से बेंड हो जाएगी या मूव होगी इस पॉइंट्स के अराउंड। और फिर मुझे कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं चाहिए होगा। ये लाइन सेगमेंट अब ये स्ट्रेस अगर क्रॉस हो जाएगा या इक्वल हो जाएगा तो आप देखेंगे कि ये डिसलोकेशन लाइन सेगमेंट कुछ इस तरह से मूव होगी। और आप देखेंगे ये जो पार्ट यहाँ पे अभी आप फोकस करिए, और ये जो कॉन्फ़िगरेशन ये मेरी अनस्टेबल है। अनस्टेबल यानी इसलिए क्योंकि मुझे कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं चाहिए ये कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए, डिसलोकेशन के लिए, इसलिए इसको मैं अनस्टेबल कहता हूँ। जैसे इस पॉइंट पे मैं पहुँच गया, जैसे इस पॉइंट पे पहुँच गया मेरा डिसलोकेशन मूव होगा या डिसलोकेशन लाइन सेगमेंट बो होने की कोशिश करेगा, बेंड होने की कोशिश करेगा, कर्वेचर बढ़ाने की कोशिश करेगा। पर ये तो सेमी सर्कल है। इसके बाद आप देखेंगे कि डिसलोकेशन इस तरह से मूव होगा। ये मेरा अनस्टेबिलिटी रीजन है, यानी मुझे कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं चाहिए इस डिसलोकेशन को इस कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए। अभी इस पॉइंट पे फोकस करते हैं। यहाँ पे भी हम टेंजेंट वेक्टर्स ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहे हैं, तो ये पार्ट यहाँ पे आप फोकस करिए। ये पार्ट मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। यहाँ पे आप देखेंगे मेरा कुछ इस तरह से डिसलोकेशन कॉन्फ़िगरेशन है। ये मेरा पॉइंट ए है, मेरा पॉइंट बी है, और ये मेरा टेंजेंट वेक्टर है। कुछ इस तरह से मैंने ड्रॉ किया है, टेंजेंट वेक्टर इस तरह से ड्रॉ किया है। और बर्जेस वेक्टर आप देखेंगे तो बर्जेस वेक्टर तो एक ही डायरेक्शन में रहेगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन में मेरा बर्जेस वेक्टर जो है वो अपोजिट है टेंजेंट वेक्टर के डायरेक्शन पे। और यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे टेंजेंट वेक्टर है बर्जेस वेक्टर के पैरेलल है, पर बर्जेस वेक्टर के डायरेक्शन में ही है। तो आप देखेंगे कि ये जो डिसलोकेशन है ये मेरा निगेटिव एज डिसलोकेशन हो गया, और ये जो डिसलोकेशन हो गया ये मेरा लेफ्ट हैंड स्क्रू हो गया। अगर हम देखेंगे ये मेरा लेफ्ट हैंड स्क्रू हो गया, और ये जो डिसलोकेशन हो गया ये मेरा राइट हैंड स्क्रू हो गया, क्योंकि दोनों बर्जेस वेक्टर और टेंजेंट वेक्टर पैरेलल है। एक में वो अपोजिट डायरेक्शंस में, एक में एक सेम डायरेक्शंस में है। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड स्क्रू और राइट हैंड स्क्रू। और अभी हमने देखा था कि अगर मेरे पास दो अपोजिट नेचर है स्क्रू डिसलोकेशंस तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट इस तरह से करेंगे। आप देखेंगे कि एक दूसरे को फोर्स एक्ट करेंगे, तो ये फोर्स कुछ
इस तरह से एक्ट करेंगे सो दैट ये दो डिसलोकेशन एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक दूसरे को मीट करेंगे और एनहाइलेट करेंगे। इसको भी हम लिखेंगे कि हमने एनहाइलेशन लिखा था, नष्ट करेंगे एक दूसरे को। और किस तरह से नष्ट करेंगे अभी हम देखते हैं। वो इस तरह से नष्ट करेंगे और ये जो लाइन सेगमेंट है एक दूसरे को मिल जाएगी, यानी एक दूसरे को पास आएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस तरह से मेरा टेंजेंट वेक्टर चेंज होगा और लाइन सेगमेंट कुछ इस तरह से आएंगे। तो यहाँ पे एनिलेशन हो गया, ये पार्ट नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे परफेक्ट क्रिस्टल तैयार हो जाएगा और आपकी लाइन सेगमेंट कुछ इस तरह से हो जाएगी। अभी भी मैं शेयर स्ट्रेस अगर अप्लाई कर रहा हूँ तो ये डिसलोकेशन फिर से एक्ट करेगा। यहाँ पे मेरा पॉइंट ए और बी तो पिंड है, तो अगर मैं फिर से शेयर स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूँ तो ये लाइन सीधी हो जाएगी। सीधी इसलिए होगी क्योंकि स्ट्रेट हो जाएगी, क्योंकि आप देखेंगे कि इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो स्ट्रेट हो जाएगी। फिर से मैं शेयर स्ट्रेस अप्लाई करूँगा तो ये फिर से बोइंग चालू हो जाएगी इसकी। तो कुछ इस तरह से बोइंग होगी, ये फिर से कुछ सेमी सर्कल बनेगा इस तरह से, और फिर ये बोविंग इस तरह से होगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये लाइन सेगमेंट इस तरह से बो होगी और ये एक डिसलोकेशन सोर्स की तरह एक्ट करेगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा पहला लूप तैयार हो गया, ये मेरा पहला लूप हो गया, लूप 1। और ये जो दूसरा प्रोसेस है यहाँ पे मैं निकाला था, ये लूप 2 तैयार हो जाएगा। और ये डिसलोकेशन ऑपरेट करेगा। ऑपरेट कब करेगा? जब मेरा शेयर स्ट्रेस कुछ इस वैल्यू पे रहेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन पे ये जो डिसलोकेशन सोर्स, ये यानी ए और बी डिसलोकेशन सोर्स की तरह एक्ट होंगे और ये लूप्स, डिसलोकेशन लूप्स यहाँ पे क्रिस्टल में जनरेट होंगे। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे लूप बढ़ेंगे वैसे वैसे डिसलोकेशन डेंसिटी बढ़ेगी, और इसी सोर्स को हम कहते हैं फ्रैंक रीड सोर्स। ये हो गया मेरा फ्रैंक रीड सोर्स। आइए देखते हैं कि फ्रैंक रीड सोर्स होता क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस क्रिस्टल में, ये देखिए आप, ये पॉइंट यहाँ पे फ्रैंक रीड सोर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। एक लूप तैयार हो गया, यहाँ पे अभी दूसरा लूप बन रहा है, ये भी वैसे ही तैयार होगा और ये क्रिस्टल में प्रोपोगेट होगा। तो ये हो गया मेरा फ्रैंक रीड सोर्स। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे एक किताब से ली हुई एक फिगर है, ये सिलिकॉन क्रिस्टल के लिए। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट्स है यहाँ पे डिसलोकेशन लूप्स तैयार हो रहे हैं। ये आप देख पा रहे होंगे ये पहला लूप तैयार हो गया, ये दूसरा लूप अंदर वाला, और ये तीसरा लूप फिर से तैयार हो रहा है। तो आप देखेंगे कि मेरे डिसलोकेशन की नंबर इंक्रीज हो रही है इस लूप्स की वजह से, और ये जब लूप्स बढ़ेंगे तो मेरी डिसलोकेशन डेंसिटी बढ़ेगी। तो आप बोल सकते हैं कि एक सोर्स एक्ट कर रहा है मेरे क्रिस्टल के अंदर जब कोई शेयर स्ट्रेस या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है मेरे मटेरियल के अंदर। फ्रैंक रीड सोर्स को कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं। जब हमने पिनिंग की बात की थी 2 पॉइंट्स के बीच में, तो आप देख पा रहे होंगे कि हमने एक बात की थी स्लिप, क्रॉस स्लिप और डबल क्रॉस स्लिप। तो हमने ये बात की थी, यहाँ पे स्लिप हो रहा था मेरा लूप एक, ये क्रॉस स्लिप की बात की थी हमने जब हमने एफसीसी मटेरियल्स की बात की थी, और ये मेरा डबल क्रॉस स्लिप हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जब डबल क्रॉस स्लिप होगा और मेरा शेयर स्ट्रेस कुछ इस तरह से था, मेरा शेयर स्ट्रेस कुछ इस तरह से था इस मटेरियल पे, और बर्जेस वेक्टर इस डायरेक्शन पे था, और ये टेंजेंट वेक्टर आप समझ सकते हो कुछ इस डायरेक्शन में है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये डिसलोकेशन जो है यहाँ पे पिंड था, ये इस पॉइंट पे अगर मूव नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक मेरा एज नेचर तैयार हो जाएगा। और ये जो पार्ट है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैं टेंजेंट वेक्टर अगर मैं मार्क कर रहा हूँ तो यहाँ पे बर्जेस वेक्टर है, तो ये स्क्रूड डिसलोकेशन होगा। पर यहाँ पे इस पॉइंट पे ये एज पार्ट होगा, तो इस शेयर स्ट्रेस के द्वारा, यहाँ पे भी शेयर स्ट्रेस मार्क कर लेते हैं, प्लेन पे अगर शेयर स्ट्रेस लग रहा है तो इस शेयर स्ट्रेस द्वारा यहाँ पे कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, बट ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव होगा। आप देखेंगे इस डायरेक्शन में मूव होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि ये 2 पॉइंट है मेरे पिंड पॉइंट्स हैं, और इस पिंड पॉइंट के वजह से मेरा डिसलोकेशन ये जो 2 पॉइंट है ये एक्ट करेंगे डिसलोकेशन सोर्स की तरह, और यहाँ पे लूप्स यहाँ पे
वो जनरेट करेंगे। कुछ इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, ये पहला यहाँ पे पहला लूप तैयार हुआ था। ये यहाँ पे आप रेड वाला मार्क देखेंगे, यहाँ पे डिसलोकेशन एनालाइट हो रहे हैं और ये दूसरा लूप तैयार हो रहा है। और जब मैं स्ट्रेस मार्क कर रहा हूँ तो यहाँ पे फिर से बोइंग होगी। तो ये इस तरह से लूप मेरा ऑपरेट होगा। तो आप फिर से हम इस तरह से देख सकते हैं। इस वीडियो में फिर से मैं दिखाना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं कि ये लूप्स कुछ इस तरह से ऑपरेट होंगे। पहला यहाँ पे एनालाइट हो गया और फिर दूसरा लूप प्रिपरेशन में चल रहा है। तो ये इस तरह से मेरा फ्रैंक-रीड सोर्स ऑपरेट होता है। तो हमने ये देखा जैसे जैसे मेरा प्लास्टिक स्ट्रेस यानी स्ट्रेस जब रहे तो एक स्ट्रेन तैयार होगा। तो जब ये स्ट्रेन क्यों तैयार होगा और स्ट्रेन जब तैयार होगा तो मेरा डिसलोकेशन डेंसिटी क्यों बढ़ता है? तो डिसलोकेशन डेंसिटी इसलिए बढ़ना चाहिए क्योंकि वहाँ पे कुछ डिसलोकेशन सोर्सेस एक्ट होंगे। तो डिसलोकेशन सोर्सेस जितने ऑपरेट होंगे उस तरह से मेरी डिसलोकेशन डेंसिटी बढ़ेगी। और डिसलोकेशन डेंसिटी अगर बढ़ रही है तो ये स्ट्रेन को क्वांटिफाई करेगी और इस स्ट्रेन की वजह से मेरी स्ट्रेन हार्डनिंग भी होगी या मेरा स्ट्रेंथ जो है क्रिस्टल को डिफॉर्मेशन के लिए बढ़ना चाहिए। तो ये हो गया मेरा फ्रैंक-रीड सोर्स। तो इस पार्ट में हमने देखा कि क्रिस्टल जो है जब डिफॉर्म करता है तो डिसलोकेशन सरफेस पे आके डिसअपीयर होना चाहिए था। तो क्रिस्टल डिफेक्ट फ्री होना चाहिए था, पर वो डिफेक्ट फ्री नहीं होता है। हमने देखा था कि प्लास्टिक स्ट्रेन जैसे जैसे हम अप्लाई कर रहा हूँ वैसे वैसे डिसलोकेशन डेंसिटी बढ़ती है। तो ये डिसलोकेशन डेंसिटी इसलिए बढ़ती है क्योंकि वहाँ पे डिसलोकेशन सोर्सेस एक्ट होते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे रुकता हूँ। नेक्स्ट पार्ट से हम जानेंगे कि डिसलोकेशंस के और क्या इंटरेक्शंस हो सकते हैं। धन्यवाद।